नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धमकी ये दी गई है मोदी सरकार को कि अगले 6 महीने में उनकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। अब ये मामूली धमकी तो साहब नहीं है। और किसके दम पर ये धमकी दी जा रही है कि 6 महीने में मोदी को चलता कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के इस समय देश के भीतर वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है तो वो अमेरिका है। और अमेरिका से तरह तरह के बयान आ रहे हैं। वो किस तरह के बयान हैं, एक मिनट। वो किस किस तरह के बयान हैं ये भी आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। कई बार कास्ट को लेकर के बातें की जा रही हैं। कई बार चीन और रूस के राष्ट्रपतियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी अगर खड़े हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तीनों की बॉडी लैंग्वेज एक चैलेंज के रूप में अमेरिका ले रहा है, उसकी बात की जा रही है। और हमारे यहाँ एसआईआर को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरह के तमाशे, जिस तरह के पाखंड किए जा रहे हैं, और अब एक एक करके ये लोग खुद ही बेनकाब हो जा रहे हैं। खुद राहुल गांधी के मीडिया डिपार्टमेंट के शीला दीक्षित के पूर्व पीए पवन खेड़ा और उनकी पत्नी का भी अब तो आ गया है कि जैसे पवन खेड़ा के 2 जगह मतदाता पहचान पत्र बने हुए हैं अभी भी, उसी तरीके से उनकी पत्नी के बने हुए हैं। तो एक एक करके इनके कच्चे चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। तो ये सब मिलकर के कौन से सपने देख रहे हैं कि 6 महीने में मोदी सरकार को चलता कर दिया जाएगा। सूचनाएं और भी कई हैं। जैसे ये सूचना आ रही है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी साजिश में शामिल होकर के कोशिश की थी कि मोदी सरकार का तख्ता उलट दिया जाए। वो भी इधर सुर्खियों में है तमाम चीजें। तो कौन सी ताकतें हैं जो मोदी को चलता करना चाहती हैं, या मोदी जिनके आंखों की किरकिरी बन गए हैं। और वो एक कहावत भी है ना कि जब कोशिशें सफल नहीं होती हैं तो साजिशें शुरू होती हैं। तो अब ऐसा लगता है कि साजिशें शुरू हुई हैं। एक तो हम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दूसरा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जिस तरीके से गाली दी गई बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के मंच से, वो मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बिहार में ये एक बहुत निर्णायक साबित होने जा रहा है। बहुत सारे राजनीति के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ये जो पिछले 10-15 दिन, 17 दिन की कवायद थी इनकी, जगह जगह यात्रा को ले जाना, भाषणबाजी करना, तमाम चीजें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इस सब पर केवल इस एक घटना ने पानी फेर दिया है। और वैसे भी कोई राहुल गांधी को या कांग्रेस को तो बिहार में सीरियसली लेता नहीं है, संजीदगी से लेता नहीं है। उनके बारे में किसी को वहम भी नहीं है कि उनकी ज्यादा सीटें आएंगी। पिछली बार भी 70 सीटों पर लड़े थे और 19 सीटें जीत पाए थे। आरजेडी का भी इस बार जो जानकारी मिल रही है, मामला खिसक रहा है। और चूंकि राहुल गांधी के साथ यात्रा कर ली है और राहुल गांधी को खुली जीप में आगे करके तेजस्वी यादव पीछे की तरफ हो गए हैं, तो वैसे ही उनको अब लोग जो है वो उतना सीरियसली ले भी नहीं रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। चर्चा को उन्हीं के साथ आगे बढ़ाते हैं।
वीरेन जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेन जी, ये जो बात कही जा रही है कि साहब 6 महीने में मोदी सरकार को चलता कर दिया जाएगा, ये सरकार तो गिर जाएगी, कहाँ से लाते हैं इतना कॉन्फिडेंस ये लोग? या किसी वहम के शिकार हैं, या कोई साजिश वाकई रची जा रही है जिसमें इनको भी टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? फिर इसमें नई बात क्या है? ये साजिश तो 11 साल से चल रही है। जब से जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और साजिश तो 2001 से चल रही है, अक्टूबर 2001 से, जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। गुजरात के दंगे में उनको फंसाने की कोशिश की गई। अमित शाह जी को जेल तक भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज आफ्ताब आलम ने अमित शाह के गुजरात में रहने पर रोक लगा दी, कहा 2 साल गुजरात नहीं आओगे। और उसके बाद कांग्रेस ने उनके लिए कितने नए नए अपमानजनक नारे गढ़े। और जो लड़की थी मुंबई की, क्या नाम है, जो जो लश्कर तैयबा की एजेंट थी, और आई थी अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी की हत्या के प्लॉट में, और जिसको नीतीश कुमार ने अपनी बिहार की बेटी कहा था, उसका एनकाउंटर हो गया था। उसमें किस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई, क्या क्या नहीं किया गया। तो 2004 से 14 के बीच में सोनिया गांधी की सरकार थी। मनमोहन सिंह तो खाली एक मुखौटा थे। तो 10 साल इन्होंने हर संभव कोशिश की, कितने आयोग बनाए, फिर सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंटेड एसआईटी ने जांच की। एसआईटी ने 12-12 घंटे जो है चीफ मिनिस्टर मोदी, जो उस समय गुजरात के थे, उनको बुला के गांधीनगर में पूछताछ की। और 2014 से लगातार चल क्या रहा है अब? अ, अ, मैंने तो एक सूची बना रखी है कि ये जो अब तक किया गया है, इन्होंने कुछ छोड़ा है क्या? और अगर ये नई बात ये कह रहे हैं कि हम जो है अब सरकार 6 महीने में गिरा दें, तो भैया कोशिश कर लें। अब आप देखिए 14 से लेके अब तक जो है, पहले हुआ कि वो इंटॉलरेंस है, फिर कहा अवार्ड वापसी है, फिर राफेल है, फिर सावरकर माफी वीर है, फिर मणिपुर में जो है हिंसा हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, फिर पेगासस नाम का कोई सॉफ्टवेयर आ गया है इज़राइल का, फिर अडानी को लेकर के हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मामला सब खत्म हो गया। लेकिन जो अडानी आज विश्व के टॉप 5 इंडस्ट्रीज में होता, अमेरिका और कांग्रेस मिलकर के इस अपने षड्यंत्र पे सफल हो गए कि उन्होंने अडानी को आगे नहीं बढ़ने दिया। अडानी केनिया में एयरपोर्ट ले रहा था, को एक्वायर करने जा रहा था। पूरा डीप स्टेट और पूरा लेफ्ट जिहादी माफिया जो एक्टिव हो गया, और केनिया में आंदोलन शुरू हो गया। अंततः वो डील भी खटाई में पड़ गई। उसके बाद जो है 2020 में जो चाइना की सेना ने जो जो पीएलए ने जो इनकर्जन किया गलवान में, लद्दाख में, उसको लेके कितना शोर मचाया गया, झूठा प्रचार किया गया। नेहरू के जमाने में 1960 में ही जो है 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो अक्साई चीन की थी, वो चीन के कब्जे में चली गई थी, और आज उसके लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है 60 साल के बाद। और उसी तरीके से फिर जो है जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान से पूछने के बजाय यहाँ भारत सरकार से पूछा जा रहा है कि कितने रफाल गिरे, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। पूरी दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने, इंक्लूडिंग पेंटागन के एक्सपर्ट्स ने, जर्मनी के, ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के, सबने कहा कि दुनिया में इतना सफल मिलिट्री ऑपरेशन इतने कम समय में और इतने घातक परिणाम पाकिस्तान के लिए ऐसा कभी नहीं हुआ। और फिर उसके पहले जून 2024 में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। और उसके पहले कहा था कि वो ईवीएम खराब है, ईवीएम गड़बड़ है। अब ईवीएम भूल गए, उन्होंने कहा अब सीधे जो है संस्था को ही अटैक करो, ईवीएम से बात नहीं चलेगी। आपको याद होगा जीएसटी जब 2017 में 1 जुलाई से लागू हुआ था, 10 साल वो बिल संसदीय ज्वाइंट कमेटी के सामने पड़ा रहा, और वो बिल जब पास हो गया, उसमें कांग्रेस का भी समर्थन था संसदीय कमेटी में। लोकसभा राज्यसभा में बिना किसी डिबेट के पास हुआ, और जब बिल पास हो गया तो राहुल गांधी कहने लगे ये तो गब्बर सिंह टैक्स है। फिर बोले कि ये तो जो है गृहस्थी सर्वनाश टैक्स है, जबकि सरकार ने कहा ये गुड एंड सिंपल टैक्स है।
ये बात सही है कि जो जो व्यापारी वर्ग जो बहुत बड़ा व्यापारी नहीं होता, उसको ये चीज बहुत झंझट लगती है कि उसे अपने पूरे व्यापार का हिसाब देना पड़ेगा और उसकी टैक्स लायबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। अब केवल व्यापार कर विभाग को और परिवहन विभाग को, पुलिस को रिश्वत देके व्यापार चलाना संभव नहीं है। तो उसमें जरूर जो है इसको लेके तमाम आशंकाएं थी, विरोध था, गुस्सा था, वो आज भी है। तो और नेताओं का और सारी पार्टियों का जोर इसमें है कि टैक्स के रेट कम कर दिए जाएं, 18-12 घटा के सब पास कर दिया जाए। व्यापारी की समस्या ये है कि जो कंप्लायंस का बर्डन है, जो उसमें जटिलताएं हैं, वो अभी भी कम नहीं हुई हैं और उनको अभी भी जो है देखने की जरूरत है। हालांकि आज मीटिंग हो रही है, लेकिन सारा फोकस केवल ये है कि रेट कम हो जाएगा। जो जो असली जो जो सरकार का जो अवैतनिक ऑनरेरी जो टैक्स कलेक्टर है व्यापारी, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा। वो एक शिकायत है। और अब ये क्या नाम है, चुनाव आयोग को ये जो है राहुल तो कह ही रहे हैं, हमारे अखिलेश भैया भी कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं है, अब ये तो जुगाड़ आयोग है। और ये आप देख ही रहे हैं, वोट चोरी का नारा कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है बिहार में। कोई नामलेवा नहीं है। और राहुल गांधी इतने महान नेता हैं, ये स्वयं अपने लिए आशीर्वाद ले लेते हैं, पुनः मुझको भवा, फिर से चूहे बन जाओ। आपने वहां पे 16 दिन की आपने यात्रा निकाली और उसके बाद आप वहां पे मंच से प्राइम मिनिस्टर की माता जी को गाली दे रहे हैं, जो कि इस दुनिया में नहीं है। अब ये कौन सी राजनीति है? ये कांग्रेस हमें बताया कि हमें तो नहीं जानकारी है। हमने तो इंदिरा गांधी को एज प्राइम मिनिस्टर देखा है, राजीव गांधी को एज प्राइम मिनिस्टर देखा है, नरसिम्हा राव को एज प्राइम मिनिस्टर देखा है, और 10 साल मनमोहन सिंह को देखा है। यानी 25 साल में हमने कांग्रेस के 4 प्राइम मिनिस्टर को देखा है। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो अब अगर ये नई धमकी आई है और कि हम 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, तो लोगों को एक बात ये समझ में बहुत साफ समझ में आ जानी चाहिए, ये 1000 साल पुराना कैंसर है। ये नरेंद्र मोदी के 15 साल में साफ नहीं होगा। और और सीटें कम ज्यादा होती रहती हैं, रन रेट कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बैट्समैन हमारा क्रीज पे रहना चाहिए। बस ये गलती जो हिंदुओं ने की थी 2004 में, और 4 से 14 के बीच में इंदिरा गांधी ने हिंदुओं को 100 साल पीछे कर दिया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब जब शंकराचार्य को रात में, आधी रात में तमिलनाडु में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। भारत में पहली बार हुआ कि हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया और भगवा आतंकवाद कहा गया। और मालेगांव केस में एक भारतीय सेना के एक सर्विंग सर्विंग एक कर्नल को मुंबई पुलिस ने और मुंबई पुलिस के एटीएस ने, एंटी टेरर स्क्वाड ने बकायदा उनको यातनाएं दी। और वो सारी बातें सामने आ गई है। एटीएस के अफसर ने ऑन कैमरा कहा है कि क्या क्या कौन कौन अफसर थे, और उसमें एक आदमी तो बाद में मुंबई का पुलिस कमिश्नर बन गया था, परमजीत सिंह या क्या नाम उसका। तो ये सब जो हुआ है, इतना लंबा सिलसिला है षड्यंत्रों का। और एक बात बहुत साफ मैं कहना चाहता हूं, ये मामला चुनावी राजनीति का नहीं है। ये मामला इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का नहीं है कि कौन ए पार्टी आएगी कि बी पार्टी आएगी। आज दुनिया में जो भी ताकत जो है भारत को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती, वो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहती। ये नरेंद्र मोदी की ही जो है स्ट्रांग लीडरशिप का ये परिणाम है कि 2020 में जब गलवान में जब चाइना की सेना ने घुसपैठ की, तो उसको इस बात का बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय सेना हमारे सामने तन के खड़ी है। अगर उन्होंने भारतीय सेना के 4 लोगों को मारा तो 20 को हमने भी मारा। और अब जमाना सैटेलाइट का है, अब आप ये छुपा नहीं सकते कि आपकी कैजुअलिटी हुई कि नहीं हुई। और आज ये 5वां साल है, 50,000 से ज्यादा भारतीय सेना वहां पे परमानेंटली डिप्लॉयड है। चाइना को कभी सपने में उम्मीद नहीं थी कि भारत से इतना कड़ा प्रतिरोध आएगा। और जब एससीओ की समिट चाइना में हुई तियानजिन शहर में, तब लगातार ये सवाल उठाया गया कि साहब क्या चाइना पे हम विश्वास कर सकते हैं? चाइना पे हम विश्वास बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब मामला डेटरेंस का है। चाइना को मालूम है कि भारत के पास प्रतिरोध शक्ति है। आज इंडिया एशिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर है। आज इंडिया एशिया की सबसे बड़ी मिसाइल डिफेंस और मिसाइल ऑफेंस दोनों पावर हमारे सामने हैं, और दोनों ट्राइड एंड टेस्टेड हैं।
कहीं हमें कोई उसका जो है कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर ने भारत में लॉकहीड मार्टिन अमेरिकन कंपनी की एयर डिफेंस सिस्टम को भूसा बना दिया। चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को चीन की मिसाइलों का भूसा हो गया। उनकी लाइव मिसाइलें गिरी हैं राजस्थान में और पंजाब में, जो पकड़ी गई हैं, और दुनिया की सारी मिलिट्री पावर जो है वो मिसाइलों को टेस्ट करके जो उसका फार्मूला है, जो उसकी टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, और भारत सरकार के पास रिक्वेस्ट पड़ी हुई कि हमसे वो डाटा शेयर कीजिए। तो अगर आज चाइना को परेशानी है, अमेरिका को परेशानी है, और अमेरिकन जो कॉमर्स सेक्रेटरी ने तो दिल्ली में कहा था, अभी इसी साल 2025 में कहा है, मार्च के महीने में, भारत के रूप में नया चीन उभर रहा है, हमारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और आज से 8 साल पहले एक अमेरिकन एक्सपर्ट ने कहा था 2032 आते आते अमेरिका चाहे भारत को अपने लिए सबसे प्रमुख राइवल, सबसे बड़ा खतरा डिक्लेयर कर देगा। और ये काम 25 में ही हो गया डोनाल्ड ट्रंप के आने से। और ये डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी जो हो रही है, केवल ये नहीं है कि इंडिया में टैरिफ बहुत आई है। टैरिफ तो बहाना है। डोनाल्ड ट्रंप की परेशानी ये है कि इंडिया हर मामले में इंडिपेंडेंट है, और वो उन्होंने खुद कहा भी है, मोदी इज ए वेरी टफ बार्गेनर, मोदी इज ए टफ मैन एंड इज ए वेरी स्मार्ट मैन। बार बार ट्रंप कहता है। तो आप अपना डिक्टेशन जो दे रहे हो, जो आप अपनी शर्तें मनवाना चाहते हो, नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हिस्से, अपने किसानों के हिस्से, अपने डेयरी सेक्टर के हिस्से, और या जो जो हमारा फिशरी सेक्टर है, उससे हम समझौता नहीं करेंगे। आपकी गायों का दूध, जो आपकी जो मांसाहारी गायें हैं, उसका दूध हमें नहीं चाहिए। ये वीरेंद्र साफ जी, मना कर दिया है भारत ने। बिल्कुल। ये परेशानी है उनकी। स्ट्रांग लीडरशिप, अस्थाई सरकार बर्दाश्त नहीं अमेरिका को, जिनको वो झुका ना सकें ऐसी सरकार उनको पसंद नहीं। वो चाहे शी जिनपिंग की हो, चाहे आपके रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हो, या भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार हो। 2024 में जब 240 पर भारतीय जनता पार्टी ठिठक गई थी, तब इनको लगा था कि अब काम आसान हो सकता है, हम लोग वो फार्मर्स लॉ की तरह एक अनार्की की सिचुएशन पेश करेंगे, और जो 5 अगस्त 2024 को हमने ढाका में किया था, वो हम नई दिल्ली में भी कर देंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने बहुत शानदार वापसी की है। 5 में से 3 राज्यों में अपनी सरकारें बना ली, अपने मुख्यमंत्री बना लिए, और अब ये फिर से, जबकि जानते हैं कि बिहार में ये बहुत दलदली जमीन पर खड़े हुए हैं, इसके बावजूद ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बिहार जीतने के लिए मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर के साजिश रच रहे हैं, और वोटिंग लिस्ट से जो आरजेडी के, कांग्रेस के, वामपंथियों के समर्थक हैं, उनके नाम हटाए जा रहे हैं। तो अगेन एक अनार्की की सिचुएशन पैदा करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 के बाद से जो पॉलिटिकल ऑर्डर जो दुनिया को चला रहा है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शक्तियां विजेता थी उन्होंने बनाया है। उसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस भी इनके साथ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, लेकिन रूस फिर जो है वो कम्युनिस्ट खेमा अलग हो गया। अब, और अगर उसके बाद से लेके अब तक जो है, अगर अमेरिका का इतिहास देखें, तो उन्होंने पूरे दुनिया में कभी भी किसी स्ट्रांग लीडर को चलने नहीं दिया। उन्होंने इराक में सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। उन्होंने कर्नल गद्दाफी को लीबिया में खत्म करा दिया। पाकिस्तान में भुट्टो को मरवाया। अभी हाल में जो है बांग्लादेश में, क्या नाम है, 13 महीने हुए हैं, शेख हसीना वाजिद को हटवाया गया बाकायदे षड्यंत्र करके। भारत इतना बड़ा देश है कि यहाँ पे कोई षड्यंत्र करके ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय स्तर पे आप कोई गृह युद्ध की, एनार्की की, अराजकता की, हिंसा की स्थिति पैदा कर ही नहीं सकते। आप अगर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पे जिहाद करेंगे,
तो उसका असर चेन्नई में और थिरुवनंतपुरम में और बैंगलोर में और गुवाहाटी में और कलकत्ता में, aizawl में, मणिपुर में नहीं होगा। लखनऊ में नहीं होगा, पटना में नहीं होगा। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है। और कांग्रेस का इतिहास रहा है झूठी कहानी के आधार पर सपने बेच के सत्ता बनाना, और यदि हमारी सत्ता नहीं आती है तो उसको चलने नहीं देना। 1971 में इंदिरा गांधी ने देश से गरीबी खत्म कर दी थी। 1971 में। आज कितने साल हो गए? पूरे 55 साल हो रहे हैं। हाँ, उस समय हम स्कूल में थे। अब ये जो फेक नैरेटिव है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, और यहाँ मुसलमानों का जो है, बाकायदा वेस्टर्न मीडिया को, यूरोपियन मीडिया को, विशेष करके जो कतर का अल जजीरा है टीवी चैनल, वहां तो बाकायदा ये खबरें चलाई जाती है, प्लान की जाती हैं, और पूरा जो यूरोपियन मीडिया है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो पूरा पूरा कम्युनिस्टों के हाथ में है। और कम्युनिस्ट और जिहादी इस्लाम, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग-अलग नहीं है। ये कम्युनिस्ट बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं मज़हब तो अफ़ीम है, लेकिन ये कभी भी रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में नहीं बोलते, ये कभी भी इस्लामी जिहाद के बारे में नहीं बोलते। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और कम्युनिस्ट, इन तीनों का जॉइंट एनिमी है सनातन धर्म। दुनिया की एकमात्र जो प्राचीन जो सभ्यता है, जो परंपरा है, जो बची हुई, वो हम हैं। 1000 साल में ये हमको नष्ट नहीं कर पाए। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने मिलकर के पूरा अफ्रीका नष्ट कर दिया। प्राचीन सभ्यता का आज वहां पे एक कण नहीं बचा है। पूरा साउथ अमेरिका, पूरा नॉर्थ अमेरिका खत्म कर दिया। आज जहां नॉर्थ अमेरिका है, जो यूएसए है, यहाँ पर जिनको ये कोलंबस ने रेड इंडियंस नाम दिया था, 15 सेंचुरी में इनकी संख्या 6 करोड़ थी। आज मुश्किल से 20-25 लाख बचे हैं, और वो भी मूल सभ्यता अपनी खो चुके हैं, सब ईसाई हो चुके हैं। पूरा कनाडा में जो थी मूल सभ्यता, जो मूल निवासी थे, उनका नाश कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में कर दिया, न्यूजीलैंड में कर दिया, लेकिन वहां पे थोड़ी मावरी ट्राइब अभी बची हुई है न्यूजीलैंड में। भारत में नहीं कर पाए। और लोग अगर चर्च का इतिहास पढ़ें, तो पिछले 300 साल से अंग्रेजों के आगमन के समय से ये हो रहा है कि ब्राह्मण जो है हिंदुओं के धर्मांतरण में सबसे बड़ी बाधा है। अगर ब्राह्मण को अगर कन्वर्ट कर लिया जाए, या ब्राह्मण को नष्ट कर दिया जाए, या इसकी साख को चौपट कर दिया जाए, तो आज 100 साल से ये कोल्हापुर के शाहू जी महाराज, और ये तमिलनाडु के ईवी रामास्वामी नायकर, तो ये सब जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चला है, वो भी खत्म नहीं हुआ है। अब वो पहुंच गया है। ये जो जरांगे का जो अभियान चल रहा है आरक्षण को लेकर के, ये उसी का हिस्सा है। तो ये सब जो है, जैसे, और उनकी चिंता ये बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से, और नरेंद्र मोदी के आने से, बहुत ही सकारात्मक सहज तरीके से हिंदुओं में अपनी सांस्कृतिक चेतना का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, जो पुनर्जागरण हो रहा है, ये चर्च के लिए, कम्युनिस्टों के लिए, जिहादी इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर कल को ये इकोनॉमी $10 ट्रिलियन और आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल में 12 से 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को का स्तर पहुंचने पर से, अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है भारत को। और लोगों को ये याद रखना चाहिए कि 2013-14 के बजट में जो मनमोहन सिंह सरकार का आखिरी बजट था, उस समय आयकर में छूट की सीमा 2 लाख थी। 10 साल में आज ये 12 लाख हो गई है। क्या ये सीमा जो 2 लाख से 12 लाख हुई है, क्या ये हवा में हो गई है? लोगों की आय बढ़ी है तभी तो हुई है ना। और 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने शपथ ली थी, तब इंडिया की इकोनॉमी का साइज $1.7 ट्रिलियन था। आज $4.5 ट्रिलियन है। 10 साल में डबल से ज्यादा हो गई है। और आप कहते कुछ हुआ नहीं है, ये चिंता है। 45 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में सीधा जा चुका है। उससे बीजेपी के में भी एक वर्ग है जो नाराज है, सरकारी कर्मचारी वर्ग भी नाराज है, पंचायत सेक्रेटरी भी नाराज है, ग्राम प्रधान भी नाराज है, बीडीओ भी नाराज है, तहसीलदार भी नाराज है, और भी तमाम जो है 1,500 योजनाओं का जो पैसा सीधे जा रहा है, उससे परेशानी है लोगों को। तो एक भारत की प्राचीन परंपरा पे आधारित
भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के आधारित जो एक भारत की नई एक राजसत्ता, भारत की जो पॉलिटी है, हमारा संविधान तो पूरा-पूरा यूरोप का है, ब्रिटेन का है। लेकिन भारत जो अब जो नया भारत बन रहा है, ये भारत में बने सॉफ्टवेयर से चलेगा। ये अब यूरोप के सॉफ्टवेयर से नहीं चलेगा और प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 11 साल में कई बार कहा है, हमें अपने सभ्यता को, संस्कृति को, सोच को, राजनीति को, ब्यूरोक्रेसी को, जनमानस को डीकोलोनाइज़ करना है, औपनिवेशिक दासता से मुक्ति पानी है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर भारत के लोग हर काम अपने मन से करेंगे, यूरोप की, अमेरिका की ओर देखेंगे नहीं, तो इनको पूछेगा कौन? और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, भारत महाशक्ति है, इसलिए नहीं है कि हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है। भारत महाशक्ति इसलिए है कि हमारी आबादी आज 140 करोड़ से ज़्यादा है। इसमें 65% आबादी 35 ईयर्स की है। दुनिया में कंजम्पशन और या कंज्यूमिंग पॉपुलेशन भारत में है। यूरोप में पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है। अमेरिका में पॉपुलेशन कोलैप्स कर रही है। जापान में, साउथ कोरिया में कोलैप्स हो चुकी है। चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी डिक्लाइन हो रही है और अगले 40 सालों में उसकी आबादी 50 करोड़ पे आ जाएगी और हमारी आबादी इससे भी ज्यादा हो जाएगी। तो अब आने वाले दिनों में जिसके पास जो है स्किल्ड लेबर होगा, जिसके पास कंज्यूमर होगा, वही सुपर पावर होगा। अब दुनिया में बम नहीं चलेंगे। अब जो है टैंक और तोप नहीं चाहिए। ये टैंक और तोप तो भारत इसलिए रख रहा है कि हमें ये डेटरेंस है कि हमसे जो है अगर हम पे आंख दिखाई तो जरा देख लो हमारे पास क्या ताकत है, हम क्या कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि जब आपने चाहा हमारी समुद्री सीमा में आप एयरक्राफ्ट कैरियर आ गया और हम झुक गए और हमने आपकी हर बात मान ली। आइए हम मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। समस्या ये है और ट्रम्प को सबसे बड़ा समस्या है। समस्या साहब ये भी है कि मोदी जी अब अगर सेमीकंडक्टर बना रहे हैं तो ये किसको ये भी पसंद आएगा साहब? ये भी समस्या है, ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। दुनिया में 3 पावर हैं सेमीकंडक्टर की, ताइवान, चाइना और तीसरा इंडिया। 3 पावर है दुनिया में और आने वाले 5 साल में इंडिया जो है सेमीकंडक्टर का ताइवान के बाद सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होगा। ये बड़ी समस्या है। आज दो हम डिफेंस दो आने वाले 5 साल में इंडिया की जो टेक्नोलॉजी की जो निर्भरता है अमेरिका और यूरोप पे, वो लगभग शून्य होगी। अब डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं मोदी जी। लगभग 200 हथियार जो सेना के काम आते हैं वो अपने देश में बना रहे हैं। जेट अपने देश में बनाने शुरू कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं चिढ़ेंगे भाई? और आपका पड़ोसी भी चिढ़ेगा, चीन। पाकिस्तान को भी परेशानी होगी और अमेरिका को भी परेशानी होगी। अभी ट्रम्प चाचा ने कहा है कि भारत जो है ना तो हमसे तेल खरीदता है ना हमसे हथियार खरीदता है, तो उनके पेट में दर्द इसलिए भी है। वो कहते हैं कि और भी दर्द है, रूस और भी दर्द है, और भी दर्द है। हाँ, कह तो लीजिए आप। ये कोई एक आध परेशानी थोड़ा है उन लोगों को तो अनंत परेशानियां हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है प्रधानमंत्री ने, और केवल नारा नहीं दिया है, उसे जमीन पर उतार रहे हैं। तो ऐसा लीडर थोड़ा चाहिए इनको। देखिए 2018 में इंडिया ने रशिया से डील की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। अमेरिका का दबाव आया, आप नहीं लेंगे। मोदी जी ने मना कर दिया, हम तो लेंगे। अमेरिका ने धमकी दी कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। उनके यहाँ कानून है कैट्सा, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। लेकिन जब इंडिया अड़ा रहा तब उन्होंने कहा ठीक है भाई अब आप ले लो, और उन्होंने सैंक्शन भी नहीं लगाया और वेव कर दिया। टर्की ने भी यही मिसाइल खरीदा रशिया से, टर्की के ऊपर सैंक्शन आज भी जारी है। जब इंडिया ने फ्रांस से रफाल लिया तब ये दबाव आया कि हम आपको F-16 देंगे, फिर हम आपको F-35 देंगे। इंडिया ने कहा ये कूड़ा है, दोनों हमें नहीं चाहिए, हमने रफाल ले लिया। सुखोई कोरोना के समय वैक्सीन भी ये हुआ। जब कोरोना वैक्सीन हमने देना शुरू किया पूरे दुनिया को,
60 करोड़ से ऊपर तो जो वैक्सीन के वायल थे इंडिया ने फ्री में दिए, जो ग्लोबल साउथ है यानी अफ्रीका को। बाकी 100 करोड़ वैक्सीन बहुत कम दामों पे दिए। एक अमेरिकन बहुत बड़ी कंपनी है फाइजर, उसका अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिका ने कहा आप मत दीजिए। और जब कोरोना का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था 21 में, तब एक कोरोना की वैक्सीन का एक कुछ कंपोनेंट है, उसका रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई अमेरिका ने रोक दी। जब मोदी ने इंटरवीन किया तो खैर वो बहाल हो गई। अमेरिका को ये परेशानी है कि आपके यूपीआई जो आपका जो आपका पेमेंट सिस्टम है, आपका रुपए, उसके चलते अमेरिका की जो 2 कंपनियां हैं, मास्टर कार्ड और वीजा, वो डेबिट कार्ड के बिजनेस के बाहर हो गई हैं। और बहुत तेजी से जो रुपे कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड में भी अपनी जगह बना रहा है। मार्केट शेयर उसका 12-15% के बीच में हो गया है। अमेरिका वहां भी खत्म हो गया है। समस्या उनको ये आ रही है कि आप हर मामले में फैसला अपने हित के अनुसार करते हैं। आप हर मामला अपना मनमाना फैसला करते हैं। जबकि 2025 में मई 2025 के बाद प्राइम मिनिस्टर दर्जन बार बात कह चुके हैं, हम अपने राष्ट्रीय हित से समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका बोलता है राष्ट्रीय हित क्या होता है? हित तो खाली हमारा होता है, आप कौन होते हैं भाई? लेकिन अब ये मनमोहन सिंह तो प्राइम मिनिस्टर है नहीं, तो उनको समस्या ये हो रही है। और जिस तरीके से और ट्रंप को सबसे बड़ा खतरा ये है कि जिस तरीके से इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और जो इंडिया मेंबर है एससीओ का, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे मिल करके अगर कल को ये तय कर लें कि हम अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे, तो डॉलर को पूछेगा कौन? आज की तारीख में चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का सऊदी अरब से। और सऊदी अरब और चाइना के बीच में सारा व्यापार उन दोनों देशों की करेंसी में हो रहा है। डॉलर बाहर हो गया है। और जैसे जैसे डॉलर पे निर्भरता देशों की कम होती जाएगी, वैसे वैसे अमेरिका को जो साल में डॉलर की रिजर्व करेंसी होने के नाते जो कमीशन साल में मिलता है, वो $3 ट्रिलियन है। यानी 3000 बिलियन डॉलर। इंडिया का जो जीडीपी है, वो 4.33 ट्रिलियन है। तो जो उनको हराम की आमदनी $3 ट्रिलियन हो रही है, वो खत्म हो जाएगी, ये चिंता है उनको। और डी डॉलराइजेशन में अगर ये 3 देशों में अगर सहमति बन गई, भारत, चीन और रशिया, तो डॉलर जो है इंटरनेशनल ट्रेड से अगले 10 साल में ये 2/3 से ज्यादा बाहर हो जाएगा। यही डर है। ये चिंता है उनकी, और ये डर है और उनका। ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी के बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहा है। खाली तो यही ये नहीं है, जर्मनी और फ्रांस भी ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। दोनों की अर्जी लगी हुई है। जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। पूरा यूरोप ब्रिक्स में आना चाहता है। अगर पूरा ब्रिक्स अगर यूरोप में आ गया, तो ये जो आपका यूरोपियन यूनियन है, जहां 28 या 30 देश हैं, इनका क्या होगा? ये जो नेटो है, इनका क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोप का और अमेरिका का जो ये ज्वाइंट मिलिट्री ब्लॉक है। चिंता ये है, अगर ब्रिक्स नया चौधरी बन गया, तो अमेरिका को पूछेगा कौन? वो आज की नहीं, वो आने वाले 15-20 साल की देख रहे हैं। बिल्कुल। और वीरेन जी, आखिर में जरा इस पर भी चर्चा करें। इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक साजिश रच करके हमला कराया था, यानी मां की गाली देना, उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि उसकी बाकायदा प्रैक्टिस की गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी, और वो इनकी योजना में शामिल था। पूछताछ में बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। वो तो पूरी तरह बैकफायर कर गया है अब। और जो अभी इनकी यही ये थोड़ी कवायद हुआ है। थी 16-18 जी। दिन की, उस पर तो पानी फिर चुका है। आज हाँ। तेजस्वी यादव ने उसमें ये कह करके नीतीश पर हमला बोलने की कोशिश की कि वो सदन के भीतर मेरी माँ के ऊपर फब्तियां कसते हैं या इस तरह की बातें करते हैं। सभी बातें होनी चाहिए, केवल इतनी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, चलिए, अगर सोनिया गांधी पर कोई टिप्पणी की गई होगी तो वो राजनीति में हैं। अगर राबड़ी देवी पर कोई टिप्पणी की गई, वो मुख्यमंत्री रही हैं, उन पर टीका टिप्पणी हो सकती है, वो सार्वजनिक जीवन में हैं। लेकिन मोदी जी की मां तो सार्वजनिक जीवन में नहीं थी। उनको जिस तरीके से निशाना बनाया गया, बिहार में जो सुनने में आ रहा है, जिस तरह के चौधरी रिएक्शन साहब, आ रहे मामला हैं,
मामला केवल गाली का नहीं है, मामला केवल ये है, ये जो कम्युनिस्टों जिहादियों का जो गिरोह है, इसको भारत में लगातार कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो। वो एक जो है सर्टेन लेवल का जो बॉइलिंग पॉइंट पे समाज को रखना चाहता है। यदि समाज में अगर जो है सतही अगर एक अगर लेटेंट एक तनाव होगा, जो जो सतह के नीचे होगा, हम उसको साफ रूप से देख नहीं पाएँगे, लेकिन हम पाएँगे कि समाज में तनाव है। वो चाहे ट्रेन में हो, रेलवे स्टेशन में हो, बाज़ार में हो, सिनेमा हॉल में हो, पब्लिक प्लेस में हो, वो तनाव की स्थिति देश में क्रिएट करना चाहते हैं। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सर काटने का आह्वान कर रही हैं। तो ये इस तरह के भड़काऊ नारे आएँगे और अभी लगातार आएँगे। 7 सितंबर से पितृ पक्ष शुरू हो रहा है। 22 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रही है और यानी 30 सितंबर या 1 अक्टूबर या शायद 2 अक्टूबर को दशहरा है और अगले महीने दिवाली है। तो इस महीने में पूरे देश का जो माहौल होता है, समाज में जो वातावरण होता है, वो बड़ा धार्मिक होता है, बड़ा आध्यात्मिक होता है और लोग जो है अब साल भर में अपने घरों की सफाई करते हैं, घर में नए-नए सामान आते हैं, लोग त्योहार की तैयारी में व्यस्त रहते हैं और दीपावली के बाद बिहार में छठ पूजा है। बिहार में छठ पूजा से बड़ा कोई भी त्योहार नहीं होता, कोई उत्सव बिहार में नहीं होता और मेरा मानना है कि भारत में छठ पूजा अकेला ऐसा उत्सव है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन आराधना पूजा पद्धति की जो परंपरा आज भी चली आ रही है, वो सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा। ये जो है पूरे दुनिया में ये परंपरा थी जिसको जो है अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, हर जगह इसका चर्च ने और इस्लाम ने नाश कर दिया, भारत में बची है अभी ये। तो इनकी चिंता ये है कि अगर हमने जो है कुछ ऐसा नहीं किया, जो सितंबर में और अक्टूबर में हल्की-हल्की आग सुलगती रहे, तो हमारा बिहार के चुनाव में क्या होगा? तो ये प्राइम मिनिस्टर कोई के बारे में उनकी माताजी के बारे में जो अपशब्द कहे हैं, ये कोई ऐसे कोई अनजाने में किसी अनाड़ी आदमी द्वारा की गई कोई गलती नहीं है। ये बहुत ही सोची-समझी रणनीति के तहत किया गया है और ये सितंबर-अक्टूबर महीने में देखिएगा फिर होगा। बस एक अच्छी बात ये है और आप देखिएगा बिहार में नवरात्र के बाद जब मूर्ति विसर्जन के जुलूस निकलेंगे, उन पे भी देखिएगा अभी अभी हमले कराए जाएँगे। बिहार में मुसलमानों द्वारा ऐसे मूर्ति विसर्जन के जुलूस पर हमले होना बड़ी सामान्य बात है। यही झारखंड में होगा और यही अभी देखिएगा बंगाल में भी किया जाएगा। पश्चिम ये सब बंगाल में भी होगा। कि समाज में तनाव बढ़े, बस। और इनको ये परेशानी है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता में ये सरकार घर-घर पहुँच गई है, अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से। पहली बार लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार आई है कि जब हमें किसी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता के चक्कर नहीं काटने पड़े और हमको योजना का लाभ मिल रहा है। 14 करोड़ से 12 से करोड़ से अधिक लोगों को गैस सिलेंडर मिला है ना, बिना रिश्वत दिए किसी अधिकारी को। 4 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं ना। हो सकता है कि बहुत जगह शिकायतें हुई हों कि पैसा लिया गया हो। मैं ये नहीं कहता कि सिस्टम 100% फूल प्रूफ हो गया है, लेकिन डिलीवरी हुई है। सरकार ने अपने परफॉर्मेंस के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपके पास केवल नारा है, आप कभी भगवान राम को गाली देते हो, कभी माता सीता को गाली देते हो, कभी वो जो है सनातन धर्म को कहते हो कि ये डेंगू है, ये मच्छर है, ये मवाद है, ये कोरोना वायरस है, ये एचआईवी एड्स है, हर संभव गाली आप देते हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता रहे, अब नहीं है, स्वयं प्रसाद मौर्य वो जो है रामायण की जो है के कुछ पन्ने निकाल के में उसको जलाते हैं। रामायण के और रामचरितमानस के बारे में तमाम उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बयान दिए। तो ये केवल उनको ना हिंदू धर्म से कोई लेना-देना है और ना रामचरितमानस से। उनको समाज में फॉल्ट लाइन क्रिएट करके टेंशन क्रिएट करना है ताकि उनके लिए
इस चुनावी राजनीति में उनका जो स्थान है वो सुरक्षित रहे और अपनी स्पेस को थोड़ा बड़ा कर सकें। ये समाजवादी पार्टी का पीडीए कहाँ से आ गया? ये पीडीए की राजनीति तो पिछले 60 साल से चल रही है। उसको नया नाम देने की क्या जरूरत थी? पीडीए। तो ये सब जो चल रहा है और मैं तो आज ही ये बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि बिहार में बीजेपी एनडीए को सत्ता में आने से अब रोकना असंभव है। और अगर अप्रैल 2026 में बीजेपी सरकार बना ले बंगाल में, तो मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए। और दर्शकों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, प्रोग्राम पसंद है, कंटेंट पसंद है, लाइक करना ना भूलें। लाइक करने में आप लोग कई बार कंजूसी दिखा जाते हैं, तो लाइक से हमें मदद मिलती है, रीच बढ़ती है चैनल की भी और प्रोग्राम की भी। तो आप लाइक जरूर करें, वीडियो को अग्रसारित करें यानी फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों को भेजें। और अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों को भी कहें। और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का भी और भट्ट साहब आपका भी। जी, नमस्कार। नमस्कार।